नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। चुनाव से पहले रैलियों में यूपीए सरकार और कांग्रेस हाईकमान पर हमले करने वाले नरेंद्र मोदी और आज संसद में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी में काफी फर्क नजर आया। तब नरेंद्र मोदी की नजर देश की सत्ता पर थी, लिहाजा सत्ताधारी कांग्रेस पर तीखे हमले करते थे। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपनी बात रखते वक्त आज मोदी काफी बदले बदले नजर आया। कभी सपने देखने वाले एक पीएम की तरह, तो कभी सपने दिखाने वाले एक नेता की तरह। संसद के दोनों सदनों में मोदी के भाषण से पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत कई विरोधी दलों ने मोदी के एजेंडे और सपने दिखाने वाले दावे और वादे पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने कांग्रेस की ही योजनाओं को नाम बदलकर अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। किसी ने कहा कि मोदी मार्केटिंग में माहिर हैं, तो किसी ने कहा कि मोदी सरकार का एजेंडा नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। लेकिन जब बारी नरेंद्र मोदी की आई तो उन्होंने गरीब, युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। अहंकार की बजाय विनम्रता से सबको साथ लेकर चलने का भरोसा दिया। गांधी, लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया और सत्यमेव जयते की जगह श्रमेव जयते का नारा दिया। स्कैम इंडिया को स्किल इंडिया में बदलने का ऐलान किया। खुद को जनता की उम्मीदों का दूत कहा और देश की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया। मोदी ने बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोग अपना मुंह बंद रखें और महिलाओं का सम्मान करें। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी ने अपने पहले भाषण में दिल जीत लिया? क्या मोदी के एजेंडे को विपक्ष का मिलेगा साथ? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए संसद में किसने क्या कहा। मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। हम सपना तो देखें, पूरा करने का प्रयास करें। विजय हमें सिखाता है नम्रता। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भाषण का सारांश कुछ सपने थे, उम्मीदें थी, सबको साथ लेकर चलने का रोड मैप था, विकास का ब्लूप्रिंट था। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा संजीदगी दिखाई वो था महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध। रेप पर राजनीति, फिजूल और शर्मनाक बयानबाजियां। मोदी ने हिदायत दी, बलात्कार की घटनाओं का सियासी विश्लेषण बंद करो, नहीं कर सकते तो कम से कम मौन रहो। चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या हो, चाहे मनाली में डूबे हुए हमारे नौजवान हो, चाहे हमारी बहनों पर हुए बलात्कार हो, ये सारी घटनाएं हम सबको आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। और सरकारों ने कठोरता से काम करना होगा। देश लंबा इंतजार नहीं करेगा, पीड़ित लोग लंबा इंतजार नहीं करेंगे और हमारी अपनी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं तो राजनेताओं से अपील करता हूं बलात्कार की घटनाओं का, और मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें। हमें शोभा नहीं देता है। क्या हम मौन नहीं रह सकते हैं? प्रधानमंत्री ने सदन में चर्चा के दौरान सरकार से हुए कुछ तीखे सवालों के बड़े सरल जवाब दिए। मुलायम सिंह ने पूछा था सपने पूरे कैसे होंगे, रोड मैप क्या है? मोदी ने मुलायम की सद्भावना का आभार जताते हुए जवाब दिया, पहले सपने तो देखें, पूरा करने में दिक्कत होगी तो वरिष्ठों का मार्गदर्शन जरूर लेंगे। ऐसा नौजवानों को भड़काया कि हम सब नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कब तक रोजगारी खत्म करोगे और कब तक महंगाई खत्म करोगे या कब तक महंगाई कम कर दोगे। अब 10 साल में पक्के मकान बना देंगे पूरे के पूरे 10 साल के अंदर। कौन से मकान बनाएंगे, किन किन के मकान बनाएंगे? तो ये कैसे करोगे, कैसे होगा? उनकी सद्भावना के लिए मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन हम मिलकर करके रास्ता निकालेंगे। हम सपना तो देखें, पूरा करने का प्रयास करें। कुछ कठिनाई आएगी तो आप जैसे अनुभवी लोग हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। समाजवादी सुप्रीमो गौर से सुनते रहे, मुलायम ही क्यों, मोदी का अंदाज ऐसा था कि पूरा विपक्ष चुपचाप सुनता रहा। सभी राज्य सरकारें
संसद में पहले भाषण का निचोड़ ये रहा कि मोदी ने खुद को नम्र बताया, प्रचंड बहुमत वाली सरकार को अहंकार से दूर रहने के वायदे दोहराए, खुद को उम्मीदों का दूत बताया। विजय हमें सिखाता है नम्रता, और मैं इस सदन को विश्वास देता हूं, और मुझे विश्वास है यहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, उनके आशीर्वाद से हम उस ताकत को प्राप्त करेंगे जो हमें अहंकार से बचाए, जो हमें हर पल नम्रता सिखाए। यहां पर कितनी संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। अब उम्मीदों के नए दूत की तरफ देश बड़े गौर से देख रहा है, इस इंतजार के साथ कि लोकतंत्र के मंदिर में कहे गए एक एक शब्दों और नसीहतों का क्या पालन होगा, और क्या मोदी के इस विजन से आ जाएंगे अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद, तमाम सांसदों के भाषण के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में अपना भाषण दिया। करीब 50 मिनट लोकसभा और इतना ही वक्त उन्होंने राज्यसभा में दिया। इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही और तमाम अलग अलग बातों में कुछ तंज भी कसे उन्होंने, कुछ तंज कसे कांग्रेस पर, कुछ तंज कसे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह पर, लेकिन साथ में यह कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, देश का विकास चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि देश में कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसा गरीब हो जो भूखा सोए, जिसके घर में रोशनी ना हो, जिसके घर में शौचालय ना हो। और तमाम वायदे दावे जो किए, उसमें खास बात यह भी उन्होंने कहा कि 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होंगे और तब तक देश इस स्थिति में पहुंच जाए कि कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके पास कोई भी शख्स ऐसा ना हो जिसके पास रहने का घर ना हो, पानी बिजली शौचालय ना हो। और ये सपना देखा मोदी ने और कहा कि सबसे साथ, सबका साथ चाहिए, जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, सबका साथ चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या मोदी का ये बदला हुआ रूप है, जिस मोदी को, नरेंद्र मोदी को हमने लगातार देखा चुनावी रैलियों में भाषण देते हुए, 400 साढ़े 400 रैलियों में जिस नरेंद्र मोदी को देखा, आज संसद में जिस मोदी को देखा, क्या कुछ बदले हुए मोदी दिखे? और अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल उनके एजेंडे में, उनके सपने में या जो कुछ करना चाहते हैं उसमें विपक्षी दल उनका साथ दें, क्या विपक्ष साथ देगा? इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं एनके सिंह, लखनऊ से हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह, कुछ मिनट में हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया होंगे, बीजेपी के नेता, केसी त्यागी जेडीयू नेता भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल एनके सिंह जी, चूंकि आपने पूरा भाषण सुना, एक बात, खास बात यह भी कही कि जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था कि कौरव सेना बड़ी है लेकिन पांडव की जीत हुई थी, इसलिए हमें ये मत कहो कि हम 40 हैं, हमें दबाव मत, और आपको 300 से ज्यादा है। तो एक तरह से कौरव से तुलना की उन्होंने उस सरकार की और खुद को कहा पांडव, जिसका जवाब आज उन्होंने, मोदी ने अपने अंदाज में दिया है। तो इस पूरे भाषण को कैसे देखते हैं आप? ये भाषण जो अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी बदले हुए थे, नरेंद्र मोदी का ये उत्कृष्टतम रूप था, ये एक चेंज रूप था। और इसमें न केवल प्रधानमंत्री बोल रहा था, बल्कि मुझे लगा कि एक समाज सुधारक जो मैसेज देता है वो कंटेंट काफी ज्यादा थे। भाषण में कोई भी वो नहीं था, और एक ऑपरेटिव पोर्शन जो था वो स्टेट्स को जो अपील कर रहे थे कि स्टेट का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बदला जाए, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, इस पे लगातार उन्होंने राज्यसभा में तो ज्यादा ही किया, लोकसभा में इसका काफी झलक दिखाई दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंटेशन पार्ट क्या है, इतने सारे वादे कि आपने इसको अमल कैसे लाएंगे, ये बजट स्पीच नहीं है, इस बात को समझना होगा। और ये जो स्पीच थी, इसमें राज्यों को गजब की अपील की थी। और अब अगर राज्य इनके आड़े आते हैं तो जो पब्लिक को मैसेज गया है उससे वो राज्य के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक उन राज्यों को रिजेक्ट करेंगे, उन राज्य के नेताओं को। इसलिए जो चीफ मिनिस्टर को कहा है कि एक नया कंसेप्ट है कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स इनकी एक टीम बने, ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है एडमिनिस्ट्रेशन का। और फेडरल कंसेप्ट जो अभी तक था, जो एडवर्सेरियल था, आपस में लड़ते रहते थे, उस पर एक जबरदस्त अपील है कि नहीं, ये फेडरल कंसेप्ट बदल के आप हम लोग सब मिलकर विकास करें। मेरे ख्याल से अद्वितीय भाषण था ये, और भाषण को देख के हम ये कह सकते हैं, हाँ, उसका जो एक खतरा था वो ये था कि जो 2022 तक उन्होंने कहा है
कि हम सबको मकान देंगे, पानी देंगे। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा है। पानी वगैरह ऐसी चीज है कि आप 3 साल 4 साल में दे सकते हैं अगर आप रियली करना चाहें। पानी और शौचालय बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बात अलग है कि 8 करोड़ शौचालय आपको बनाने होंगे, क्योंकि 52 करोड़ लोग लोटा लेके सड़कों पे और खेतों में जाते हैं। चलिए जरा जवाब लेते हैं अखिलेश प्रताप सिंह। आपने सुना एनके सिंह ने कहा अद्वितीय भाषण था नरेंद्र मोदी का। आपका ट्वीट भी देखा। रामेश्वर चौरसिया के पास जाने से पहले आपकी टिप्पणी अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण और वित्तीय बजट, ये 2 अवसर ऐसे होते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री को अपने सरकार का रोड मैप बताना का होता है। लेकिन आप देखें, अगर हम आपसे अनुरोध करें कि आप इसमें एक्सक्लूसिव, जैसे आप लोगों का वर्ड यूज करें एक्सक्लूसिव, इसमें क्या है? अभी भी जैसे लग रहा था कि वो विपक्ष के ही नेता के रूप में कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे हो। और ये होना चाहिए। आपको कंक्रीट चीजें रखनी पड़ती हैं, रखना चाहिए। तो हम निंदा नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। आपने भाषण पर चर्चा की, इसलिए भाषण की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रपति ने का जो भाषण था उसका भी, उसके रखे गए चीजों का इसमें जिक्र नहीं था। आपके मैनिफेस्टो की चीजों के तमाम मुद्दों का इसमें जिक्र नहीं था। नहीं, आप वो सारे जिक्र करते तो आप कहते जो रैलियों में बोल चुके हैं, मैनिफेस्टो में बोल चुके हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में वही जिक्र वो तो सब चीज रखा जा चुका। अभिभाषण में बजट स्पीच नहीं, वो अपने अभिभाषण में बहुत बात कर रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, मुझे लगता है इसमें ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सब लोग साथ दीजिए, मैं अहंकार से सदन नहीं चलाना चाहता हूं। और उन्होंने आप लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया है जो जिसमें कहा है कि पराजय से विनाश के बीज बोए जा सकते हैं, बात कही है। और विजय से सबक नहीं लेता है वो पराजय की तरफ बढ़ता है। हर कोई से यही अपेक्षा की जाती है सदन में, खास तौर से नेता सदन से और सबसे, कि वो सबको साथ लेके चले और साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन यदि अपने व्यवहार में दिखाते तो विश्वास ज्यादा होता। अपने पितामह से लगाए अपने कोलीग के साथ अगर ये संदेश जाता कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो इस पे और मजबूती से हिंदुस्तान की। लेकिन एक चीज बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह, जरा हम रामेश्वर चौरसिया के पास जाए उससे पहले। अखिलेश प्रताप सिंह, पूरा भाषण मैंने भी सुना, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी आलोचना की जाए। उन्होंने अगर कहा कि हम चाहते हैं कि देश में हर घर में पानी, बिजली, शौचालय हो, अगर ये कहा कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, अगर उन्होंने कहा कि गांधी का ये सपना था, अगर उन्होंने कहा 2022 तक हम चाहते हैं देश में हो जाए, तो इसमें गलत क्या हो रही है? सब कहते हैं अगर ये कहा कि आप सब लोग इसमें सहयोग दीजिए और कोई गलती होगी तो आपसे सीखेंगे। तमिलनाडु मॉडल की शुरुआत उन्होंने की कि कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ, अंजुम जी, गलती हो तो सुन लिया अंजुम जी। हाँ अंजुम जी, अंजुम जी, ये कौन नहीं चाहता है? ये कौन नहीं करना चाहता? इस देश का कौन सा पॉलिटिशियन है जो ये नहीं करना चाहता है? आपको अवसर दिया इस देश की जनता ने, आपसे अपेक्षा की है, इतना बड़ा जनादेश दिया है। अब आपको कैसे करेंगे ये बताना है। ये चीज कहनी थी। ये तो चुनाव के पहले की बातें कर रहे हैं कि होना चाहिए तो हर कोई चाहता है। और कौन, हमने एक वर्ड का यूज किया, कौन नहीं चाहता है? जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है। लेकिन ये कैसे, कब तक, कैसे कैसे करेंगे? हम अभी जल्दी में नहीं है कि अभी आप हमें बता दें। अभी आपके पास। चलिए जरा रामेश्वर चौरसिया से जवाब लेते हैं। रामेश्वर चौरसिया, सुना आपने कांग्रेस जो कह रही है? हालांकि भाषण में बहुत सारी बात अगर कहें, जिस ढंग से वो भाषण दे रहे थे, हमने कहा कई बार लग रहा था सपना दिखा रहे हैं, कई बार सपना देख रहे हैं, कभी फिलोसफर भी लग रहे थे। विनोबा भावे का नाम लिया, गांधी का नाम लिया, दीनदयाल का नाम लिया। हालांकि लोहिया और जयप्रकाश का नाम लिया जाता है, उसमें उन्होंने दीनदयाल भी जोड़ा। लेकिन सवाल उठता है, जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ये सब सपना दिखाना तो ठीक है, करेंगे कैसे? ये दिख नहीं रहा है, होगा कैसे? देखिए, मैं इसकी शुरुआत यहां से करना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं कि अखिलेश जी अभी भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण है, जो गुजरात का मुख्यमंत्री है और देश में पीएम बनने का सपना देख रहा है। हमारी दोनों तरफ से आलोचना इनकी पार्टी, एक चैनल पे इनके नेता बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जो मैनिफेस्टो में था वही प्रेसिडेंट के अभिभाषण में वही उन्होंने बोला। एक कह रहे हैं उससे हटके है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अपना अपना परसेप्शन है देखने का। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से ही, कितनी ईमानदारी से उन्होंने बोला कि जब
पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, मैं तो विधायक भी नहीं था उस समय, मुख्यमंत्री जब बने तो अमर सिंह चौधरी जी की बात को जो उद्धृत किया कि वो कहे तो अखिलेश जी की शंका जो है वो वाजिब है। अब तक ऐसे ही सरकार चलते रही है ना इस देश में, क्या होगा 5 साल घोटाले में लग जाएगा, नीतियां बनाने में लग जाएंगी। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आप सबको इससे सबक लेना चाहिए। अटल जी जब आए, मैं भी उस समय विधायक था, मैंने वेंकैया जी से पूछा भी था कि सर ये 6 लाख गांवों में सड़क कैसे आप बनवा देंगे? बोले कि क्या सड़कों पर सिर्फ शहर का अधिकार है, हमने नीतियां बना दी, हो सकता है हम अभी 50,000 गांव में बनाए, लेकिन ये चलता रहेगा तो अगले 10 साल में हो जाएगा। और अंजुम जी आप देख लीजिए, जो ये स्टेट सही ढंग से नीतियों को अप्लाई किया वहां सड़कें बन गई, और जो इसी उधेड़ बुन में लगे रहे, करप्शन में फंसे रहे, वहां नहीं बनी अभी तक। तो ये नीतियां जो बनाई जाती है सबके लिए, अब उन्होंने क्यों बोला सबको साथ लेके चलेंगे? क्या नहीं तो अपोजिशन वाले क्या कहेंगे, भाई हमारा काम है तो पीएम करता नहीं है। वो तो अपने सीएम वाली जो घटना कि सीएम का दर्द भी दिखा रहे थे, या कहे कि हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं देश का विकास हो, गरीबों का विकास हो, उसमें सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और कितनी ईमानदारी से केरल के एक छोटे नए आईएएस ऑफिसर का उससे भी हमने सीखा। तो सीख करके कोई आगे काम करे, ये आलोचना, इस भाषण की अखिलेश प्रताप सिंह सुना आपने? रामेश्वर चौरसिया जो कह रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह उस भाषण में आपको दिक्कत कहां है? मैं पूरा भाषण, मेरे पास उसकी कॉपी फिर है, पूरे भाषण की कॉपी। अमरिंदर सिंह ने कह दिया नई बोतल में पुरानी शराब है, तो चुटकी भी ली नरेंद्र मोदी ने कि उनको शराब याद आना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी कहा उसमें, कांग्रेस अगर कहती है कि हमें भी पता है इसमें जो हमारी योजना है उसी को उलटफेर करके डाल दिया, तो एक बात उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुर्योधन का जिक्र करते हुए दुर्योधन के संदर्भ में उन्होंने एक श्लोक भी सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा दुर्योधन को भी पता है कि सत्य क्या है, लेकिन सत्य का पालन करना मेरे डीएनए में नहीं। धर्मम नच में वो प्रवृत्ति, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं, धर्म तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। बड़ा बढ़िया वो एक चुटकी लिया था जो कि काफी कुछ बता गया। ये कल की बात है, मल्लिकार्जुन ने ये कहा कि साहब हम पांडव हैं, हम पांडव हैं और कौरव बहुत ज्यादा संख्या में थे, लेकिन पांडव जीते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पांडव का जीतना सब लोगों को अच्छा लगता है और जो जीता वो पांडव होगा। और तब उन्होंने कहा कि दुर्योधन से ये पूछा, इसका मतलब है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि सारी चीजें हमारी ही हैं, तो इसका मतलब आपको ये सारी चीजें मालूम थी। फिर उन्होंने दुर्योधन का कहा कि दुर्योधन से पूछा गया कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं धर्म का चीज? तो देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे धर्म नहीं मालूम है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ये गहरा कमेंट है। तो एक तरह से यूपीए और आपकी तुलना दुर्योधन से भी कर दी है जी, पलट के वो दुर्योधन की तरह से कर दिया है अखिलेश प्रताप सिंह। और साथ में ये भी कहा है कि हम विनम्रता से काम करना चाहते हैं, अहंकार हमें बचाए, हमें हर पल विनम्रता से। काफी गहरी थी अखिलेश प्रताप सिंह। मैं अभी जवाब दे रहा हूं। देखिए, पितामह किसके पास हैं? भीष्म पितामह बीजेपी के अडवाणी जी यही लोग बोलते हैं किसके पास है, तो जो भीष्म पितामह है कौरव वो होगा। दूसरी बात, राष्ट्र धर्म कौन नहीं निभा रहा था और किसके कृष्ण जो हैं किसको कह रहे थे कि आप धर्म नहीं निभा रहे हैं? उन्होंने भी कहा था मैं धर्म जानता हूं, मैं निभा रहा हूं, 2002 में कहा था। तो ये किसके लिए कहा गया? मैं उन्हें दुर्योधन नहीं, लेकिन उससे बात निकल गई। अखिलेश प्रताप सिंह, मुझे लगता है उससे निकलिए, उससे निकलिए। अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव हो चुका है, सुनिए, अब उसी 2002 में फंसे रहेंगे। पूछा था, मैं बता रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, आप नहीं, आपने प्लीज आपने पूछा रामायण का ये प्रसंग का, महाभारत का, इस उसका दे रहा हूं, आपने उसका जवाब मुझसे मांगा तो मैं बता रहा हूं। मैं थोड़ी जा रहा था इस पे प्रवचन करने, थोड़े मैं आया। तो आपने ये कहा। दूसरी बात, अभी चौरसिया जी ने हमसे सवाल किया था कि बिजली के बारे में पूछा था। अभी पिछले गुजरात के चुनाव के मैनिफेस्टो में है हम पानी नहीं दे पाए हैं, दे देंगे इस बार। गुजरात के क्या सारे लोगों को पानी मिल रहा है? गुजरात के सारे लोगों को शिक्षा मिल रही है? गुजरात के सारे बच्चों को क्या शुद्ध भोजन मिल रहा है? गुजरात के लोगों के जो महिलाएं हैं क्या उनको सुरक्षा मिल रही है? बहुत रामेश्वर चौरसिया, मुझे लगता है गुजरात से आप निकल नहीं पा रहे हैं। देश में चुनाव हो गए, आप वहीं फंसे गुजरात मॉडल पर विमर्श करने में। रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए। रामेश्वर चौरसिया, हम तो चाहते हैं गुजरात से आगे बढ़े, भूलें गुजरात, लेकिन आप तो आगे आप भी नहीं बढ़ रहे हैं। आज कुछ बातें कही है, उसमें कुछ सकारात्मक बात होनी चाहिए कि कैसे देश की तस्वीर बदले। जो बात कही है मोदी ने, चौरसिया जी ने सवाल किया था कि गुजरात में बिजली पे
तो उस पे अखिलेश जी बहुत है। अखिलेश जी एक आपको आग्रह एक करता हूँ, अखिलेश जी मेरा नहीं अखिलेश जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप पूरी बात सुन के जवाब दिया कीजिए। मैंने सिर्फ गुजरात की बात नहीं की थी अखिलेश जी, वो मुख्यमंत्री थे। मैंने जब अटल बिहारी की योजना की बात की तो मैं बहुत सारे प्रदेशों को बोला कि जो प्रदेश सही नीतियां अप्लाई किए वो तो आगे बढ़ गए, बहुत जगह सड़कें नहीं बनी। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई वो मुहावरे नहीं सुना रहे थे अपने। अरे अखिलेश जी, अगर कहीं देश में पानी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सबसे जिम्मेवार कोई पार्टी है तो कांग्रेस ने 60 साल राज की है। गुजरात में अब 40 साल की है, उन्होंने तस्वीर बदली है तब 12 साल बदली है। गुजरात में सब कुछ है तो ये क्यों नहीं है कि हम अमेरिका से आगे निकल गए। अरे आप सुन तो लीजिए ना, आपको मैन्युफैक्चरो में गुजरात के है, इस मैन्युफैक्चरो में वही गुजरात से निकलेंगे, हम इस बात से निकलेंगे। एक मिनट रामेश्वर चौरसिया और अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट होता है, रिलेटिव टर्म है। चलिए गुजरात से जरा निकलते हैं, क्योंकि देश में गुजरात से भी निकल गया, चुनाव हो गया है और 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए। केसी त्यागी राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा में थे, आपने भी सुना होगा भाषण नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों का समर्थन मांगा है, सकारात्मक सहयोग कि जो सीनियर है उनसे हम सीखेंगे कि कैसे देश की तस्वीर बदली जा सकती है और कैसे वो चीजें हो सकती है जो अब तक नहीं हुआ है, ढर्रे पर कैसे लाया जा सकता है। केसी त्यागी, तो मान लें कि यहां से सकारात्मक सहयोग की शुरुआत होगी या नुक्ताचीनी? खास करके आपके चीफ मिनिस्टर से, हर चीफ मिनिस्टर से सहयोग मांगा है, एक टीम बनाएंगे जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स की होगी। जी केसी त्यागी, देखिए कुछ चीजें जो उन्होंने एड्रेस की हैं, वो जो हम लोगों का गैर कांग्रेसवाद था उसकी धारा से निकली है। हम ये मानते हैं कि लंबे समय तक दिल्ली से राज्यों को जिस तरह से नियंत्रित किया गया, वो सहायता के नाम पर जिस तरह से राज्य दिल्ली में कटोरा लेकर के घूमते रहते थे, जिस तरह से आर्टिकल 356 का मिसयूज होता था, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री हैं, गलत बयानी नहीं करेंगे, इसलिए हम उनकी इस बात पर यकीन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर से जो उनकी कटता थी चुनाव में, और वो ज्यादा भी थी। ऐसा नहीं है कि देश में 60 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो यहाँ कैसे सब लोग पहुंच गए हैं। तो उस पर भी उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इस चुनाव का जो भाषण है उनका और आज का जो उनका समर्थन है विपक्षी दलों से, उनसे आशीर्वाद लेना, नेशनल कंसेंसस की बात करना, तो ये वो सारे सवाल हैं जो हम लोग भी पहले से उठाते रहे। लेकिन आज की उनकी विनम्रता हमें विपक्ष के नाते अच्छी लगी। हमारी पार्टी और मैं खास तौर से उन लोगों में शामिल रहा हूं जो चाहते थे कि मोदी जी की सरकार ना बने, लेकिन आज उन्होंने जिस कंसेंसस की बात की उसी के आधार पर देश चल सकता है। अच्छा, मुझे इतना बहुत अच्छी बात केसी त्यागी आपने कही है, बहुत अच्छी बात केसी त्यागी कही है और सकारात्मक बातचीत के लिए आपको सलाम करता हूं, क्योंकि आप लगातार पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी की आलोचना जितनी हो सकती है तल्ख शब्दों में कर रहे थे। लेकिन चलिए, एक अच्छी शुरुआत अगर होती है तो वक्त दिया जाना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस की तरफ से तल्ख प्रतिक्रिया आ रही है। आनंद शर्मा ने भी राज्यसभा में कहा, आपका ट्वीट भी मेरे पास है जिसमें आपने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी का उबाऊ एवं दिशाहीन भाषण। और केसी त्यागी कह रहे हैं कि सकारात्मक शुरुआत है। हम क्यों न माने कि एक सकारात्मक शुरुआत है। सकारात्मक शुरुआत में लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप सब लोग साथ आइए और उनको कहीं लगता है दिशा देने के लिए अगर मदद की जरूरत है दीजिए, तो आप नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हैं पहले दिन से? नहीं, तो मैंने भाषण पर टिप्पणी की है उनके, लेकिन सरकार जो काम करेगी। तो इसमें दिशाहीन क्या था? एक मिनट, उबाऊ और दिशाहीन क्या था? मुझे तो सुनने में अच्छा लगा कि पहली बार कोई लगा कि दिल से बोल रहा है। बोल तो रहा है। मनमोहन सिंह को तो हमने बोलते नहीं सुना, जो वो बोलते सुना वो समझ में नहीं आया। सरकार में सुनना अगर अच्छा लगे, सुनिए दोनों, अंजुम जी, सुनना यदि अच्छा लगे और कार्य योजनाएं ना हो, आपका विजन ना हो, ये जो चीजें आप अभी गिना रहे थे, जो उन्होंने बोला है, कौन ये नहीं चाहता है? उसके लिए वक्त देना होगा। नहीं, वक्त तो हम दे रहे हैं। हम कहां जल्दी में, हम कहां कह रहे हैं कि अभी वो बता दें।
हम तो सिर्फ उनके भाषण में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कोई अभी ऐसा कृत्य किया नहीं कि उसके लाभ हानि गुण दोष में हम चर्चा करें। वो जब होगा उसमें समय लगता है। किसी को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री आया 15 दिन में 1 में 2 महीने में वो कर देगा, लेकिन जो होता जा रहा है, जो घटित होता जा रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, वो आज अपने सरकार का एक बहुत अच्छा विजन दे सकते थे, बात कह सकते थे, जो एक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद और बजट से। चलिए एक मिनट जरा स्टूडियो से एनके सिंह, इसमें बहुत सारी बातें हैं जब हम बात करते हैं। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया, आ रहा हूं आपके पास। देश में जब गरीबी की बात करते हैं, तमाम तरह की ऐसी रिपोर्ट है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है। देश में बहुत बड़ी आबादी, आधी से ज्यादा आबादी 20 से 50 रुपए रोज पर गुजारा करती है। खाने को नहीं अच्छा, तो शौचालय और बिजली पानी की व्यवस्था तो दूर। आज मोदी ने जो कुछ कहा, क्या ये माने ये भी सिर्फ सपना है, या सब दल मिल जाए और उसके बाद कुछ सकारात्मक शुरुआत हो तो कुछ हो भी सकता है? देखिए, ये गोल है। गवर्नेंस का माहौल आज के स्पीच ने चेंज किया है। और जो आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री पहली बार कह रहा है कि दिल्ली दरबार के विचार थोपे नहीं जाएंगे राज्यों पे। ये कितना बड़ा अपील है राज्यों से, क्योंकि मोदी कुछ भी नहीं कर सकते अगर राज्य उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, राज्य उनके साथ नहीं होंगे। तो एक फर्वेंट अपील है नरेंद्र मोदी की कि नहीं, राज्यों को हम लेके चलेंगे और राज्य अगर हमारे साथ आ जाए तो चीजें बदल जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 52 करोड़ लोग इस सड़क पे जाते हैं शौचालय के लिए और खेतों में जाते हैं। 8 करोड़ से 10 करोड़ आपको शौचालय चाहिए। कोई आसान काम नहीं है शौचालय ही बनाना। आपको कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग हैं जो 20 से 40 रुपए में रोज गुजारा करते हैं। 20 से 40 रुपए में गुजारा करते हैं। 40 रुपए में ठेले पर एक टाइम का खाना भी नहीं। एक तरफ कांग्रेस का ये सही है, ये सबकी शंका है। 65 साल से चूंकि जो सत्ता में हैं लोग कह रहे हैं उसका विश्वास नहीं हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी पे विश्वास न किया जाना बिल्कुल सही है। लेकिन फैक्ट ये है कि एक गवर्नेंस का एक नया मॉडल दे रहे हैं कि नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशन को एडवर्सेरियल बनाने की जगह ये कोऑपरेटिव बनाए। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सवाल ये उठता है, ठीक है, सुनने में सारी बातें बहुत अच्छी लगी जो नरेंद्र मोदी ने भाषण में कही, और वाकई अगर कोई दर्शक या कोई जनता या आम आदमी जो तमाम तरह की सरकारों को जिसने देखा, सुनकर लगेगा कि कोई शख्स दिल से बोल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, दिल से बोल रहे हैं या दिमाग से बोल रहे हैं? दोनों में थोड़ा फर्क होता है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सदन में, दोनों सदनों में अपनी बात रखी। उसमें बहुत सारी बातें, गरीबी हटाने की बात, गरीबों के घर में या देश में कोई भी ऐसा गरीब ना हो अगले 8 साल के भीतर जो भूखा सोए, कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके सर पर छत ना हो और जिसके घर में शौचालय बिजली पानी ना हो, और तमाम बातें कही। साथ में एक नारा दिया, गांधी, लोहिया और दीनदयाल। अब तक ये बात करते हैं समाजवादी, गांधी, लोहिया और जयप्रकाश, इसमें दीनदयाल जुड़ गए। और साथ में स्कैम इंडिया को स्किल इंडिया बनाने की बात की। स्कैम इंडिया जब मोदी कह रहे थे, जाहिर है उनके निशाने पर यूपीए 2 खासतौर से 5 साल की सरकार थी। हमारे साथ कई मेहमान हैं, स्टूडियो में हैं एनके सिंह, रामेश्वर चौरसिया, अखिलेश प्रताप सिंह और जेडीयू के नेता केसी त्यागी। आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया, उससे पहले केसी त्यागी जी, आज नरेंद्र मोदी ने गांधी, लोहिया, दीनदयाल का नारा दिया और साथ में वही सारी बातें जो समाजवादी कहते रहे अब तक कि कोई देश में भूखा ना सोए और कोई भी ऐसा घर ना हो जिसमें पानी बिजली ना हो, और देश में आखिरी पायदान पर जो आदमी हो, आखिरी कोने पर जो आदमी हो, गांधी की फिलॉसफी रही, उसके घर में उसके हाथों में रोटी हो। तो एक तरह से मोदी का नया अवतार है। अगर ये इस भाषा में मोदी बोलते हैं तो ये माना जाए। समाजवादी मोदी भी कहीं दिखे क्या इसमें? हालांकि उसमें दीनदयाल जुड़ गए जयप्रकाश की जगह। देखिए, उनकी अंबल बैकग्राउंड है, ऐसा करके वो बताते हैं, और गरीबी को उन्होंने देखा है, जैसे उन्होंने चुनावी भाषणों में कहा है। और गांधी, लोहिया, पहले तो जो संघ के लोग थे उन्हीं पे इल्जाम था गांधी जी की हत्या में लिप्त होने का। बाद में उन्होंने प्रार्थना सभाओं में और सुबह शाखाओं में गांधी जी का नाम लेना शुरू किया। ये मुझे कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया। लोहिया देश में गैर कांग्रेसवाद के प्रतीक हैं, अजीत। और उनका आज का भी भाषण, सारे चुनावी भाषण गैर कांग्रेसवाद पर हैं, और आज संघवाद पर भी था। वो जयललिता को भी एड्रेस कर रहे थे, ममता को भी कर रहे थे। वो घुमा फिरा करके बिहार को, पश्चिमी बंगाल को और उड़ीसा को भी एड्रेस कर रहे थे। तो उनका चुनाव का जो गैर कांग्रेसवाद था, जो मैं मानता हूं अब इस देश में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो माइंड सेट उनका है
उसके हिसाब से वो जो लोहिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की, जिसमें हमारे मित्र चौरसिया जी आते हैं। कल मैंने इनका अपने राज्यसभा में भाषण में जिक्र किया। चौरसिया जी, आपको बता दूं कि आपके जैसे अनुभवी नेता रह गए जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, चूंकि बिहार में बाहर से इतने लोग आकर के चुनाव लड़ गए जो भाजपा की इसमें भी आप पॉलिटिक्स कर ले रहे हैं। चौरसिया जी को भड़का रहे हैं। चौरसिया जी भड़किएगा मत कुछ इसमें। है जी, आपके चौरसिया जी आपके जख्म पर ये मरहम नहीं लगा रहे, जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। तो अजीत, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी जो यूपी बिहार की गांधी लोहिया जयप्रकाश की है और जो गैर कांग्रेसवाद की है, उसको भी वो लुभाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए, भाषण लुभाने हैं, बहुत एरोगेंस थी चुनाव में, बहुत नफरत भरे भाषण थे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी में आपको आज एरोगेंस दिखी? नरेंद्र, एक मिनट, केसी त्यागी, जरा दूसरे लोगों के पास है। नरेंद्र मोदी में आज आपको एरोगेंस दिखी? उन्होंने तो बार बार यही कहा कि हमें जो ताकत मिली है विजय से सीखना चाहिए। उस वो ताकत हमें अहंकार से बचाए और हर पल विनम्रता सिखाए। हमें संख्या बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। तो ये तो बदला हुआ रूप था। नहीं, ये पहला दिन है और इस संसद में जवाहरलाल जी बैठ चुके हैं जो 11 साल आजादी की लड़ाई में जेल में रहे। इसमें इंदिरा जी बैठ चुकी हैं, मोरारजी भाई बैठ चुके हैं, चौधरी चरण सिंह बैठ चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री बैठ चुके हैं और उस कुर्सी पर बैठने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि इतनी बड़ी कद काठियों के नेताओं के साए के नीचे वो भी अच्छा और बढ़िया बनने का प्रयास करेंगे। तो अच्छी बात है, अगर कोई बढ़िया बनने की कोशिश करता है, दिन है, अच्छे दिन आ रहे हो, अगर आदमी और अच्छा बनता है तो अच्छी बात है। जरा एक बार हम बाकी लोगों के पास आने से पहले जरा सुनाते हैं राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद फिर इसी चर्चा को जारी रखेंगे। जरा सुनते हैं राज्यसभा में क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। हम चाहें या न चाहें, हमारे इन सदनों की गरिमा पर चोट लगी हुई। एक व्यापक चर्चा है कि संसद में वो लोग जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। 5 हो, 7 हो, 10 हो, लेकिन एक छवि बनी। ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस कलंक से हमारे दोनों सदनों को मुक्त करें। और कलंक से मुक्त करने का एक अच्छा उपाय है, हम सब मिलकर के तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। क्यों? और राजनीतिक कारणों से इतने गुनाह रजिस्टर होते हैं, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और देश को, दुनिया को हम बताएं कि भाई कम से कम 2015 के अंदर हम एक ऐसे हिंदुस्तान में सदन देखेंगे, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया था, और हम सबका कर्तव्य है कि हम महात्मा गांधी से कुछ सीखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके कदमों पर चलने का प्रयास करें। और इसलिए मैं कहता हूं, हमने विकास को भी जन आंदोलन बनाना चाहिए। विकास को हमने सरकारी कार्यक्रम बनाया तो वही होगा जो आजादी के लिए लड़ने वालों का हुआ था। लेकिन विकास को अगर हम जन आंदोलन बना दिया, इस देश के अंदर हर व्यक्ति को लगना चाहिए, टीचर को भी लगना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूं, देश के लिए पढ़ाता हूं। मजदूर भी रेलवे स्टेशन पर अगर सामान ढोता है, उसको लगना चाहिए मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। किसान खेत में काम कर रहा है, उसको भी लगना चाहिए मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूं। फिर से एक बार देश में सुराज्य का आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उस अच्छे से हम सीखे हैं, उस अच्छे को स्वीकार करते हैं। और आलोचना भी हुई है तो अपेक्षा के संदर्भ में हुई है। मैं इसको बहुत हेल्दी मानता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आज जो हमें किसी भी बेंच पर से, किसी भी दल की तरफ से जो अच्छे सुझाव मिले हैं, वो मैं उसे अपनी आलोचना नहीं मानता हूं, मैं उसको मार्गदर्शक मानता हूं। तो ये थे नरेंद्र मोदी। अखिलेश प्रताप सिंह, आपने सुना, आपकी आलोचना को भी वो आज सकारात्मक मान रहे हैं, क्योंकि मान रहे हैं कि अपेक्षा है इसलिए आप लोग आलोचना कर रहे हैं। नहीं, 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 नहीं,
अंजुम जी, आपका मैं कायल तो है ही हूं, आप ज्ञानी तो है ही हैं, लेकिन आप काफी चतुर भी हैं। आपने अभी मोदी जी का एक भाषण सुना दिया कि अपराधियों पे जी, ये याद दिलाने के लिए कि आज जो भाषण वो कर रहे थे, यदि अपने सजा याफ्ता मंत्री को निकाल दिए होते तो खैर मैं समझ गया, लोग भी समझ गए जो आप बतवाना चाहते थे। नहीं, लेकिन चलिए, अब आपने छेड़ दिया तो उस पर बात जरूरी है। बात जो आप कि अगर कहते नहीं आपने छेड़ा है तो अब बात जरूरी है जी। कि अगर कहते हैं कि कोई गुनाहगार संसद में ना हो। सुन, जो आपने एक सवाल किया, पहले मेरा जवाब पूरा हो जाए। हाँ, मेरा जवाब हो जाए। हाँ। आपने विनम्रता की बात की। हाँ। निश्चित रूप से जब ताकत हो तो व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। हाँ। भाषा से तो आज दिखा, लेकिन ताकतवर व्यक्ति की सिर्फ भाषा तक ही विनम्रता का परिचायक नहीं होता है, उनके कृत्यों से ये परिलक्षित होना चाहिए। हालांकि आडवाणी जिसके भुक्तभोगी हैं, तो वो समय पे उसका मूल्यांकन। चलिए, आपको आडवाणी जी की बहुत चिंता है। आपने जो ट्वीट भी किया है ना, उसमें भी आप ये करें, मोदी जी ने कहा सबको साथ लेकर चलूंगा, पहले अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेकर चले या चलो भाई। तो आडवाणी जी की चिंता आप छोड़ दीजिए। अब मुझे लगता है आपको ना सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और भी बहुत सारे जी हैं, उनकी चिंता करिए, क्योंकि ठीक है आडवाणी जी सेटल हो गए, मोदी जी सरकार में आ गए। बात सुन लें। हाँ, अब आप अपनी चिंता करिए सर। 44 पर आपकी पार्टी है। जब आप सत्ता के, अभी भी चिंता आडवाणी जी की कर रहे हो, तो 336 सीटें मिल गई। शीर्ष में हैं। हाँ, सुन प्लीज, हम सुन लें। जब आप ताकत के शीर्ष पे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों मिला के आपका मूल्यांकन होगा, सिर्फ भाषण से मूल्यांकन नहीं होगा। चलिए ठीक है, भाषण से मूल्यांकन नहीं होगा। रामेश्वर चौरसिया और आपके पास एनके सिंह और केसी त्यागी। रामेश्वर चौरसिया, बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन एक ये भी कहा कि संसद में कोई गुनाहगार न पहुंचे या गुनाहगार हो तो जल्दी तेजी से कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में या केस का निपटारा हो, ताकि आने वाले दिनों में दुनिया ये न कहे कि संसद में कोई गुनाहगार बैठा है। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है और हर आदमी यही सोचेगा। लेकिन रमाकांत यादव को जब आप टिकट देते हैं या ब्रजभूषण शरण को जब टिकट देते हैं या ऐसे तमाम दागी को जब पार्टी में शामिल करते, तब ये बात अलग होती है और संसद में अच्छे भाषण की बात अलग होती है। आप तो कम गिनाएंगे, मैं ज्यादा गिना दूंगा। सुन लीजिए, बीजेपी का गिनाएंगे ना कि कांग्रेस का गिनाने कम गिना रहे हैं, मैं ज्यादा गिना दूंगा बीजेपी का। मैं दो चीज नहीं, मैं किसी का नहीं गिनाने जा रहा। मेरे पे 10 साल तक ये आरोप था, 10 साल बाद पता चला कि मैंने किसी को अधिकारी को थप्पड़ मार दिया क्योंकि बिजली नहीं आ रही, तो मैंने उसको डांटा था। 10 साल बाद मेरे पास समन आया तो पहली बार 2010 के चुनाव में भरना पड़ा था कि मेरे पर भी केस है। ये कहकर आप ब्रजभूषण शरण सिंह, ये कहकर आप रमाकांत यादव, ये कहकर नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी पूरी बात सुन ले। जो भी बोल रहा आप सुन ले, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना उदाहरण दिया हूं। ये अंजुम जी, यही पप्पू यादव पिछला चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि कोर्ट के आदेश से सजायाफ्ता थे। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, चुनाव लड़े। वही लालू यादव जी जो सजायाफ्ता था नहीं लड़े। अगर सुप्रीम कोर्ट सही विषय को भटका दिया आपने, हमारे ही आप दूसरी पार्टियों के नेताओं का नाम ले रहे, अपना छोड़ रहे हैं। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट चलिए देता है तो चलिए, आपके पास भी बहुत श्री रामालू जी भी हैं, श्री रामालू जी भी हैं। सुषमा जी ने विरोध किया, हमने नहीं विरोध किया था। सुषमा जी ने विरोध किया, येदियुरप्पा जी ने। किसी की बुराई की क्या? मैंने किसी की बुराई की क्या? नहीं, तारीफ। पहले आप पूरी बात सुन लीजिए जी। हाँ, दूसरा जो ये उठाया सवाल त्यागी जी ने, क्या ये सच नहीं था कि लोहिया जी और दीनदयाल जी जब साथ आए तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इस मुल्क में बननी शुरू हुई? हर आदमी गरीबी का विकास चाहता है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं लंबा कुछ खींचना नहीं चाहता हूं, मुझे थोड़ा एक और विषय है इसलिए जल्दी खत्म करिए। मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, सुन लीजिए, मैं विषय भी आपको, उन्होंने शिक्षा की जो बात की। अंजुम जी, मैं आपको बता दूं, मैं उस गांव से पढ़ा हुआ हूं, वहां से पढ़ के जेएनयू में आया। मैं बाहर भी जा रहा था, राजनीति के चलते रुक गया। जिस गांव में अगर वो टीचर अच्छे नहीं रहते तो खपड़ैल के स्कूल में मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मेरे माता पिता अनपढ़ थे। मैं भी खेत पर। अरे सर, आप पढ़ के तो यहाँ आके टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, कल को मंत्री भी बनेंगे, लोकसभा में भी होंगे। अभी भी 30-40 करोड़ ऐसी आबादी है जो ऐसी जगह पर जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो आप गाँव के लोग, आपको पता होगा, अभी भी है। इसमें कोई नई बात नहीं, अभी भी है। गटर का पानी लोग पीते हैं और उसी गांव में सुधारने की वो बात कर रहे हैं। वो तो अभी भी है, उसी को तो सुधारने की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन वक्त कम है।
वक्त कम है तो अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सकारात्मक है, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, तो विपक्ष को साथ देना चाहिए। लेकिन थोड़ा विषय बदलते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक मिनट, थोड़ा वक्त कम है, विषय थोड़ा बदलते हैं, आपके पास फिर आएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक और अच्छी बात की। अच्छी बात इसलिए की कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसे राजनेताओं से अपील करता हूं, जो प्रार्थना करता हूं, जो बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। यह शोभा नहीं देता, मां बहनों की डिग्निटी से खिलवाड़ है। हमें इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देता। क्या हम मौन नहीं रह सकते? जब ये कहते हैं तो उनके निशाने पर मुलायम सिंह यादव भी होंगे, लेकिन बाबूलाल गौर भी होंगे और छत्तीसगढ़ के मंत्री भी होंगे। इसको किस तरह से देखते हैं एनके सिंह साहब? संक्षिप्त कि हाल के दिनों में हमने देखा तमाम तरह की बयानबाजियां हुई। मुलायम सिंह यादव ने कहा ही था लड़के तो लड़के, उनसे गलती हो जाती है। बाबूलाल गौर ने भी अभी एक किस्म का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर दिया बलात्कार के शिकार लड़कियों पर। और कई बार नेता जिम्मेदारी लड़कियों की फिक्स करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी हमने देखा, लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो ये होगा। तो मोदी ने संकेत तो दिया है, लेकिन क्या इससे कोई सबक लेगा क्या? नहीं, इसमें सभी हैं, सारी पार्टी के लोग जो इस तरह के बयान देते। मुझे लगता है पॉलिटिकल क्लास में इसको लेके सेंसिटिविटी काफी कम है। आपको याद होगा कि जब यहां पे रेप वाला हुआ था दिल्ली का, तो उसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर्स नहीं जा पाए थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुलायम सिंह का ये जो स्टेटमेंट है, ये अपने आप में ये दिखाता है कि सेंसिटिविटी नहीं है रेप को लेके। वो अभी भी समझ रहे हैं कि एक पुरुष सत्ताक परिवार है, मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। हम जब बहुत सारे इंसाफी करते, अगर बाबूलाल गौर का नाम छोड़ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय ज्यादा है जो ये स्टेटमेंट देते हैं। मुझे लगता है कि ये सेंसिटिविटी, मोदी ने बड़ा बढ़िया इस बात को भी कहा और ये भी कहा कि नहीं, विकास आज कम से कम डायलेक्टिक्स में आ गया है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया है। उसी के साथ ये भी कमेंट था कि पॉलिटिकल क्लास को काफी सेंसिटिव होना चाहिए। ये गहरा कमेंट था और मुलायम सिंह पे ही नहीं था, लगभग मेरे ख्याल से सभी अपने जो भी इस तरह के बयानबाजी करते। केसी त्यागी, आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया। केसी त्यागी, वक्त का में थोड़ा संक्षिप्त। ये तो है कि बहुत शर्मनाक है कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जब उनसे पूछा जाता है तो कहता है आपको तो कोई खतरा तो नहीं है ना, तो आप हमारा प्रचार करिए। मोदी ने कम से कम ऐसे लोगों को कहा नहीं कुछ कर सकते तो चुप तो रहिए। तो ये तो अच्छी बात है, इसकी भी तारीफ करना चाहिए। अब देखना है चुप कब कौन चुप रहता है। आजकल संपादक भी बलात्कारियों के घेरे में हैं। अजीत बाबू, तरुण तेजपाल भी जेल में है, खाली पॉलिटिकल लोगों पर। तरुण तेजपाल जेल में है तो जितना किसी बलात्कारी पर खबर दिखाई, उससे ज्यादा तरुण तेजपाल पर दिखाई, कम से कम 20 दिन तक। और शायद हम लोगों ने मुहिम नहीं चलाई होती तो तरुण तेजपाल जेल में नहीं होते। ये जो पुरुष मानसिकता है और समाज में पुरुष के द्वारा तय किए गए माइंड सेट हैं, ये सबसे बड़ा कारण है नारी के उत्पीड़न का। और जो इधर आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले इसलिए भी हैं कि 70% से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि परिवार के अंदर ही गंदगी हो रही है और जिसमें स्त्री जो है रजिस्ट करने का साहस नहीं कर पाती। नहीं वो ठीक है केसी त्यागी, मुद्दा ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का है। जब आप बाहर एक मंत्री या मुख्यमंत्री जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, सख्त संदेश देना, वही जब एक तरह से इस तरह के लूज कैनन की तरह बयान देता है तो उससे लगता है कि ये कितने संवेदनहीन है। सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, कुछ अच्छी बातें कही, अच्छे दिन आने के संकेत भी दिए और ये भी कहा तमाम विपक्षी दलों को कि आप हमारा साथ दीजिए, आप सबके सहयोग से हम देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी नसीहत कि जो लोग, जो नेता, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या बलात्कार पर तमाम तरह के बयान देते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा है शोभा नहीं देता, कम से कम चुप रहिए, बयानबाजी बंद करिए। लेकिन सवाल उठता है क्या इससे नेता सबक सीखेंगे? और खासतौर से बीजेपी के भी नेता। रामेश्वर चौरसिया जी, ये सवाल हमने केसी त्यागी से पूछा, लेकिन अभी बाबूलाल गौर का भी बयान सुना हमने, छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का भी बयान सुना। और जिस ढंग से जब बलात्कार की घटनाएं होती है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आपको पता ही होगा, तो अपराध रोकते नहीं है और ऊपर से बयान देकर एक तरह से लगता है कि आप अपमान करते हैं। तो मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की इस नसीहत का असर कम से कम बाबूलाल गौर टाइप के और कैलाश विजयवर्गीय टाइप के तमाम नेताओं में होगा। अंजुम जी, अरे कोई भी, मैं भी दूं तो मैं भी गुनाहगार हूं। मेरे से कभी सुने हो क्या? ये तो अपनी सेंसिटिविटी का मामला है। पॉलिटिकल क्लास को सेंसिटिव होना ही चाहिए और जो नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, इसे हो तो दो चीजें होता है। उन्होंने बड़े पर्सपेक्टिव में कहा, इसको भी ध्यान आपको देना चाहिए। उन्होंने कहा
एक नहीं रोक सकते, आप बयान देते हो, बयान देने से एक तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री कंपेयर करते हैं कि वहां भी होता, उनको नहीं करना चाहिए। दो मुख्यमंत्री का कंट्रोवर्शियल बयान हमने देखा है, एक तो दिल्ली की थी शीला दीक्षित जी, अभी अखिलेश जी का। बाबूलाल गौर का नहीं सुना आपने? बाबूलाल गौर का 2 दिन तक डिबेट हुआ, नहीं सुना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आपने नहीं सुना होगा, कैलाश विजयवर्गीय का आपने नहीं सुना होगा। अरे अर्जुन जी, कहा मैं मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री है क्या? गृह मंत्री है तो अपराध कम हो गया क्या? आप पहले सुन लिया कीजिए ना मेरी बात। नहीं तो गृह मंत्री है तो अपराध कम हो गया क्या? मैं किसी को डिफेंड नहीं करता हूँ। हाँ। चाहे वो बाबूलाल गौर हो कि कैलाश विजयवर्गीय, मैं डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, उनका नाम ले लीजिए ना। आप खुद ही क्वेश्चन करने लगते हो, सुनते ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, आप नाम ले रहे हैं ना, हमने कोई ऑब्जेक्शन किया, आप नाम लीजिए। नहीं तो आप भी उनका नाम लीजिए ना, आप 2 का नाम लीजिएगा, 2 का छोड़िएगा तो मैं तो लूंगा ना। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। बोलता है हाँ। सुन लीजिए, बोलिए। एक मुख्यमंत्री बोलता है तो पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, और उन्होंने क्या बोला, उससे हमारा टूरिज्म प्रभावित होता है, विकास प्रभावित होता है। अगर एक स्कैम की घटना होती है तो हमारे इन्वेस्टर्स भागते हैं, उससे विकास प्रभावित होता है, लोगों को रोजगार मरता है। इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने। अच्छा चलिए, मुलायम सिंह यादव वैसे मुख्यमंत्री नहीं, उनके बेटे मुख्यमंत्री है, अच्छी बात है, सबक लेने की जरूरत है। रामेश्वर चौरसिया, अगर सब लोग सबक लेते हैं अच्छी बात है। 30 सेकंड अखिलेश प्रताप सिंह इसी मुद्दे पर कि कम से कम अपमान तो ना करें महिलाओं का, जहां बलात्कार होता है इस तरह के बयान देकर, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, जो भी हो। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही। हम अपेक्षा करते हैं कि बाबा रामदेव जी, माननीय उमा भारती जी, मान्यवर आरएसएस प्रमुख जी, ये सारे लोग अपने आप को मोदी जी से प्रभावित होकर के और अपने लाइन पे आएंगे। और ये अब तो उम्मीद हमें करना चाहिए कि आरएसएस की जो विचारधारा है नारी के प्रति, महिलाओं के प्रति, मुझे उसमें भी बदलाव अब हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह। वक्त की कमी हमें रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश्वर चौरसिया जी, अखिलेश प्रताप सिंह, एनके सिंह, केसी त्यागी जी। नरेंद्र मोदी का भाषण तो हो गया, अच्छे दिन के संकेत भी दे दिए, लेकिन क्या अच्छे दिन आएंगे? जनता की नजर, देश की नजर अच्छे दिन पर होगी, इंतजार है।